नमस्कार साथियों, मैं कांस्टेबल सुरेश कुमार सिंगल पाठशाला जाखोद में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि हमें इन तीन शब्दों के अर्थों का पता होना अति आवश्यक है। और वो तीन शब्द कौन कौन से हैं? प्रथम है हिंदी, और दूसरा है साहित्य, और तीसरा है इतिहास। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी शब्द कैसे बना और भाषा के अर्थ में कब से प्रयुक्त होने लगा, तो इसकी चर्चा तो हम पूर्व कक्षा में कर चुके हैं। आज देखेंगे साहित्य शब्द के बारे में। तो साहित्य शब्द के बारे में क्या क्या देखेंगे? साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे, साहित्य शब्द का अर्थ देखेंगे, और साहित्य किसे कहते हैं ये देखेंगे। साहित्य से संबंधित विभिन्न विद्वानों की परिभाषा भी हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती रही हैं। और इन परिभाषाओं में हम संस्कृत आचार्यों की परिभाषाएं देखेंगे और पश्चिम के विद्वानों की परिभाषाएं देखेंगे, और इसके साथ साथ ही हम हिंदी के जो मोस्ट लेखक और कवि हैं उनकी साहित्य संबंधी परिभाषाएं देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज की इस टॉपिक की। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कहें या इसका जन्म कहें। साहित्य मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है और इसकी व्युत्पत्ति साहित्य शब्द में यत प्रत्यय के योग से हुई है। यानी साहित्य शब्द संस्कृत से आया है, अपना हिंदी का नहीं है ये। और इसमें यत प्रत्यय जुड़ा तब साहित्य शब्द बना साहित्य में। और यह अंग्रेजी के लिटरेचर का पर्यायवाची है। लिटरेचर शब्द लैटिन के लेटर से बना है। साहित्य शब्द का अर्थ, शब्द और अर्थ का यथावत सहभाव अर्थात साथ होना। ये दोस्तों बता देता हूँ कि साहित्य शब्द का अर्थ है ना कि साहित्य का, शब्द और अर्थ का यथावत सहभाव अर्थात साथ होना साहित्य शब्द का अर्थ है। और फिर देखते हैं साहित्य किसे कहते हैं। भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग मन मस्तिष्क की अनुभूति अभिव्यक्त कराने वाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य कहलाती है। यानी साहित्य की ये परिभाषा समझ सकते हैं आपकी कि भाषा के माध्यम से, हमारी भाषा कौन सी, हम पढ़ेंगे हिंदी, तो हिंदी भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग यानी अपने हृदय के अंदर मन मस्तिष्क की अनुभूति अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला, जिसको अंग्रेजी में फाइनल आर्ट कहते हैं, ललित कला काव्य अथवा साहित्य है। ये थी साहित्य किसे कहते हैं। अब साहित्य की उत्पत्ति कब से हुई, इससे पहले साहित्य शब्द कब आया और इससे पहले साहित्य शब्द के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता था, इसकी चर्चा भी हम करते हैं। तो साहित्य शब्द का प्रयोग 7वीं 8वीं सदी से मिलता है। इससे पूर्व साहित्य शब्द के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता था। इसके बाद काव्य शब्द धीरे धीरे कविता या पद्यांश के लिए रूढ़ हो गया। सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में साहित्य का विश्लेषण प्रसंग वश भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में किया। साहित्य का जिक्र भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक के संदर्भ में, नाटक को व्याख्यायित करने के संदर्भ में किया है, क्योंकि वह नाटक भी एक काव्य का अंग है, इसलिए वह भी काव्य की परिभाषा या साहित्य की परिभाषा के अंतर्गत मानी जाती है। और स्वतंत्र रूप से यदि देखें साहित्य का किसने व्याख्या किया, विश्लेषित किया, तो वह अग्निपुराणकार ने किया, अग्निपुराण में। तो साहित्य को स्वतंत्र रूप से विश्लेषित करने का प्रथम प्रयास अग्निपुराण में मिलता है। ये दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखनी है कि साहित्य का सबसे पहले जिक्र किसने किया ये पूछे तो नाट्य शास्त्र में। संस्कृत साहित्य की बात हो रही है, सारे साहित्य या सभी साहित्य की बात नहीं, पाश्चात्य साहित्यकारों इनसे पहले और किया है अन्य विद्वानों ने। लेकिन संस्कृत साहित्य में साहित्य का विश्लेषण प्रसंगवश भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में किया। और स्वतंत्र रूप से प्रथम प्रयास अग्निपुराणकार ने किया, अग्निपुराण में। अब देखते हैं साहित्य से संबंधित विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं। संस्कृत
आचार्यों द्वारा दी गई साहित्य या काव्य की परिभाषा। तो अग्निपुराणकार ने अग्निपुराण में क्या कहा कि संक्षेप पाद वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली काव्य में स्फूर्दलंकारम गुण व दोष वर्जितम, यानी संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा काव्य जिसमें अलंकार प्रकट हो और दोष रहित और गुण युक्त होना चाहिए। यानी ऐसा काव्य हो जो इष्ट अर्थ को प्रकट करता हो और जिसमें दोष नहीं हो और गुण हो। तो ये अग्निपुराणकार की परिभाषा है काव्य से संबंधित या साहित्य से संबंधित। आचार्य भाम्य की रचना का नाम है काव्य अलंकार। और भाम्य क्या कहते हैं, शब्दार्थों सहितो काव्यम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, इसीलिए इनको शामिल किया है मैंने इन परिभाषाओं को। शब्द और अर्थ का सहभावी काव्य है, इसमें शब्द और अर्थ की संगति आवश्यक है। किसमें? काव्य में। यानी ये बता रहे हैं शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। शब्द और अर्थ का सहभाव, शब्द और अर्थ और उसका सहभाव ही क्या है? काव्य है। शब्द और अर्थ की संगति आवश्यक है इसमें काव्य में। तो ये बात थी आचार्य भामा की। अब अगला है आचार्य दंडी। दंडी की रचना का नाम है काव्य आदर्श। और दंडी काव्य आदर्श में लिखते हैं कि शरीर तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली, यानी काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होती है। यहाँ इष्ट अर्थ का अर्थ है अभिप्रेत अर्थ या अपेक्षित अर्थ। फिर आचार्य वामन लिखते हैं, वामन की रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्र। उसमें कहते हैं रीति आत्मा काव्य से विशिष्ट पदावली रीति, यानी काव्य की आत्मा रीति होती है तथा विशिष्ट पदावली ही रीति है। ये आचार्य वामन की काव्य या साहित्य या कविता से संबंधित परिभाषा है। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण इनकी रचना है। और साहित्य दर्पण में ये काव्य के बारे में उल्लेख करते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है। कैसा वाक्य? रस युक्त वाक्य, जिसमें रस युक्त वाक्य को काव्य किसने कहा? तो रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा। तो ये परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आचार्य मम्मट अपनी काव्य प्रकाश में कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुणवलंकृति पुनः कयापि, यानी तद दोषो दोष रहित और गुण युक्त शब्दार्थ ही काव्य है जो कभी कभी अलंकारों से रहित भी होते हैं। यानी ऐसा शब्दार्थ जो दोष से रहित हो और गुण से युक्त हो और कभी कभी अलंकारों से रहित भी हो, तो वह काव्य है। तो ये आचार्य मम्मट मानते हैं, काव्य की परिभाषा में लिखते हैं। और फिर पंडित जगन्नाथ अपनी रचना रस गंगाधर में लिखते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, कि रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द ही काव्य है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये थी संस्कृत आचार्यों द्वारा दी गई साहित्य, काव्य या कविता की परिभाषा। क्योंकि साहित्य शब्द ही तो काव्य शब्द ही तो साहित्य के अर्थ में 7वीं 8वीं शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा। उससे पहले तो उसे काव्य या कविता कहते थे, और अब भी गूढ़ अर्थ में काव्य या कविता का अर्थ साहित्य से ही लिया जाता है। गौण अर्थ रह गया है, लेकिन अब साहित्य ने ये स्थान ले लिया है काव्य का। अब पाश्चात्य विद्वानों में पाश्चात्य विद्वानों में प्लेटो देखेंगे। सबसे पहले प्लेटो कहते हैं साहित्य अज्ञानजन्य होता है, यानी साहित्य अज्ञानजन्य होता है और साहित्य जीवन से दूर होता है। ये दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि साहित्य को अज्ञानजन्य किसने माना? तो प्लेटो ने माना। और साहित्य को जीवन से दूर किसने माना? तो जीवन ही नहीं रहेगा तो साहित्य किस लिए लिखा जाएगा? तो इन दोनों बातों को अवश्य याद रखना कि साहित्य को अज्ञानजन्य किसने माना और साहित्य
को जीवन से दूर किसने माना? तो दोनों बातों को प्लेटो ने कहा। और क्यों कहा? क्योंकि भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य के अनुवर्ती हैं। उनका मानना है कि भी साहित्य अज्ञानजन्य है, साहित्य जीवन से दूर होता है क्योंकि भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य के अनुवर्ती हैं। यानी उनका मानना है कि जो ये संसार की रचना हुई है वो इसकी रचना ईश्वर ने की है और ईश्वर की कृतियां के ऊपर ही जो हमें कवि या लेखक काव्य रचना करता है तो वह स्वतंत्र रूप से अपनी कोई काव्य में उसका कोई योगदान नहीं है। फिर आगे कहा उन्होंने, फिर साहित्य तो भौतिक पदार्थों की अनुकृति होता है। यही बात है कि भाई जो ईश्वर के द्वारा जो भी संसार की रचना की गई है उसके ऊपर ही तो साहित्य रचना होती है। और वह तो जो साहित्यकार वह कवि है वह इन भौतिक पदार्थों का ही अनुकरण करता है, तब वह अनुकरण का अनुकरण है। ये बात किसने कही? प्लेटो ने कही। किसके संबंध में? साहित्य के संबंध में या काव्य के संबंध में। फिर कहा अरस्तु, इनका ही शिष्य था प्लेटो का अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुसरण है। यहाँ अनुसरण का अर्थ पुनः सर्जन है। यानी भाषा के माध्यम से कवि या लेखक प्रकृति का पुनः सर्जन करता है ना, उसी को अरस्तु जी ने साहित्य माना है। विलियम वर्ड्सवर्थ स्वतंत्रतावादी कवि हैं और इन्होंने साहित्य संबंधी कहा है कि प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छृंखल कविता माना। यानी लेखक या कवि के मन के भाव जब इतने प्रबल हो जाएं कि मतलब वो या तो लिख के या मौखिक रूप से अपने मनोभाव सहज रूप से कहता है, तब उसको कविता माना है इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो ये थी उनकी विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य या कविता या साहित्य से संबंधित परिभाषा। इसके बाद सैमुअल टेलर कोलरिज मानते हैं सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान ही कविता है। यानी सबसे उत्तम शब्द और सबसे उत्तम विधान ही कविता है। यानी शब्द ऐसे होने चाहिए जो सबसे उत्तम हो और उनका विधान भी ऐसा होना चाहिए जो सबसे उत्तम हो। तो ये सैमुअल टेलर कोलरिज की साहित्य संबंधी या कविता संबंधी या काव्य संबंधी परिभाषा थी। इसके बाद पी.वी. शेल्ली, सुखी और मन को आनंद देने वाले क्षणों में सुखद मन के आधार पर प्रकट हुई रचना कविता है। यानी हमारा मन यदि प्रसन्न है, खुश है और उस समय हमारे द्वारा जो रचना की गई है या हमारे द्वारा जो वाणी प्रकट की जाती है उसको कविता कहा है पी.वी. शेल्ली ने। इसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड का मानना है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। यानी कविता किसे कहें? वो जीवन की आलोचना है। हमारा जो पूरा जीवन है उसकी आलोचना माना है। मैथ्यू आर्नल्ड ने कविता को अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना माना है। तो ये थे पाश्चात्य विद्वान जिन्होंने कविता, काव्य या साहित्य के बारे में अपने अपने मत प्रस्तुत किए। इसके बाद हमने पढ़ना है हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य के विद्वानों की परिभाषा भी काव्य से संबंधी समझेंगे। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को देखते हैं। इन्होंने काव्य या कविता से संबंधित अपने विचार क्या रखे। ये तस्वीर भी मैंने ली है। हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है इनका, इसलिए आप इनकी परिभाषा और जो महत्वपूर्ण हिंदी के कवि और लेखक हैं उन्होंने काव्य के बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनके दो मत हैं कविता या काव्य से संबंधित। और प्रथम है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यानी हमारी आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा है। यानी आत्मा मुक्त हो जाए तो ज्ञान प्राप्त होता है और उसी प्रकार हृदय मुक्त हो जाए तो
रस प्राप्त होता है और मुक्ति, हृदय मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। सॉरी। यानी आत्मा जब मुक्त हो जाए तो ज्ञान प्राप्त होता है और उसी प्रकार हृदय मुक्त हो जाए तो हमें रस या आनंद की अनुभूति होती है। और उस रस और आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य या कवि या लेखक की जो वाणी है वो जिस शब्द विधान का प्रयोग करती है उसे कविता माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। और ये था इनका प्रथम मत। इसके बाद दूसरा मत इनका क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का? वे कहते हैं कि कविता जीवन एवं जगत की अभिव्यक्ति है। यानी हम जो अपना जीवन जी रहे हैं इसकी एवं जगत पूरे संसार की अभिव्यक्ति है कविता। ये था इनका दूसरा मत। इसके बाद श्याम सुंदर दास जी देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। ये दोस्तों सही कर लेना, आचार्य शब्द लग गया गलती से टाइपिंग में, तो ये आचार्य नहीं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी शब्द मिलता है इनके बारे में। और ये तस्वीर से भी आप पहचान गए होंगे इनको। हिंदी साहित्य पढ़ने वाले तो आसानी से पहचान जाएंगे इनको। श्याम सुंदर दास जी 1875 ईस्वी में जन्मे और 1945 ईस्वी में इनका निधन हो गया। और ये काव्य से संबंधी क्या कहते हैं? काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। यानी काव्य किसको मानाना? हृदय में अलौकिक, जो इस लोक में नहीं हो, इस लोक में नहीं हो उसको अलौकिक कहते हैं। आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे, यानी ऐसा काव्य जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। यानी ऐसा आनंद और ऐसा आनंद और चमत्कार जो इस लोक से परे हो। ऐसा आनंद और चमत्कार यदि हृदय में उत्पन्न होता है तो उसी अवस्था को काव्य किसने माना? श्याम सुंदर दास जी ने माना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो प्रभावशाली रचना पाठक और श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है कविता कहलाती है। इनके अनुसार काव्य में विलक्षणता होती है जिसमें आनंद निर्माण की क्षमता होती है। यानी ऐसी रचना जो पाठक कौन? पढ़ने वाला, और श्रोता कौन? सुनने वाला, उसके मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। यानी लिखित में जो कोई रचना है उसको हम पढ़कर जो आनंद प्राप्त करते हैं, या मौखिक कोई रचना हम जैसे कविता पढ़ रहा हूँ मैं और आप उससे आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो उस प्रभावशाली आनंददायी प्रभाव डालती है वह श्रोता या पाठक के मन पर कोई भी रचना, तो कविता कहलाती है। और कविता श्याम सुंदर दास जी के अनुसार काव्य में विलक्षणता होती है। यानी काव्य में विलक्षणता का होना बहुत आवश्यक है। और विलक्षणता किससे उत्पन्न होती है? जिसमें आनंद निर्माण की क्षमता होती है। तो ये थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की परिभाषा काव्य या कविता से संबंधी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में और निधन 1937 ईस्वी में। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं होता। वह एक रचनात्मक ज्ञान धारा है। यानी काव्य की संकल्पनात्मक अनुभूति, काव्य की आत्मा है वो संकल्पनात्मक अनुभूति है। यानी हमारी जो आत्मा कोई संकल्प ले ले और उसके बाद जो काव्य रचना होती है वह उसके बाद रचना होती है वह काव्य कहलाती है, और यह रचनात्मक ज्ञान धारा है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की साहित्य या काव्य से संबंधी परिभाषा है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं? ये तस्वीर डॉक्टर नगेंद्र जी की है और डॉक्टर नगेंद्र जी का जन्म 1915 और निधन 1999 में हुआ। इन्होंने एक ही लाइन में
जो बात करनी थी वो कह दी। सरस शब्दार्थ का नाम ही काव्य है, यानी रस युक्त शब्द अर्थ का नाम ही काव्य है। यानी कैसा शब्द अर्थ, कैसा अर्थ और शब्द जो रस युक्त हो, रस युक्त सरस शब्द अर्थ, यानी शब्दार्थ का नाम ही काव्य है। रस युक्त शब्दार्थ का नाम ही काव्य है। शब्द अर्थ कैसा होना चाहिए? और सरस रस युक्त होना चाहिए। उसका नाम काव्य किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने उसको काव्य माना। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी काव्य या साहित्य से संबंधी क्लास, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि कैसी लगी। और आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम सिंगल पाठशाला जाखोद है, और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाला प्रयास प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सिंगल पाठशाला जाखोद के नाम से है, और यूट्यूब चैनल भी सिंगल पाठशाला जाखोद के नाम से है। तो